नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, टटोलने की कोशिश करें कि आखिर ग्वालियर चंबल संभाग का मिजाज क्या है। और जब बात ग्वालियर की हो तो एक बड़े नेता का नाम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया जी की। जयभान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार, प्रणाम। जयभान सिंह जी, हाल ही में जो राम मंदिर आंदोलन में आपको बरी किया गया है, एक बड़ी लड़ाई आपने लड़ी और उसके बाद बरी होने का जो समाचार प्राप्त हुआ, मुझे याद है जब आप जा रहे थे तो आपने कहा कि मैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूँ, फैसला कुछ भी हो, मैं जेल में भी जाऊंगा, जमानत नहीं लूंगा। उसके बाद जो फैसला जब आया तो आपको कैसा लगा, किस तरह की उस समय आपकी फीलिंग्स थी? देखिए, मैं तो अपना 1 महीने की व्यवस्था करके गया था। मैंने जाते समय कहा था अपना लोटा लंगोटी दवा दारू, दारू तो नहीं, दवाइयाँ, ये सब लेकर मैं गया था, क्योंकि दुविधा मन में नहीं थी। फैसला आया तो अब आप व्यक्तिगत पूछें तो मुझे थोड़ा ये लगा कि अरे सब सामान वामान लेकर आए, अगर थोड़ा भजन 1 आध महीने जेल में जमानत तक हो जाता तो ठीक था। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। पर मुझे खुशी इस बात की हुई कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। 28 वर्षों से भारत के हिंदू नेताओं को, हिंदू संतों को, हिंदू संगठनों को विश्व भर में बदनाम किया जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि राष्ट्र में उपद्रव कराने के लिए हमने षड्यंत्र बुने, नियोजित रूप से वो घटना हुई। लेकिन मैं भारत की न्यायपालिका को नमन करता हूं, प्रणम्य है वो। जितना स्पष्ट फैसला सुप्रीम कोर्ट का श्री राम जन्मभूमि के मामले में था, जितना साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय वो था, उतना ही ऐतिहासिक फैसला सीबीआई की विशेष अदालत का था। आप कल्पना करिए कितना बड़ा जाल बुना गया कि 1050 सवाल तो मुझसे पूछे गए थे जब मैं ट्रायल के समय बयान देने गया था, और अदालत ने कहा कि ये नियोजित षड्यंत्र नहीं था, ये अचानक हुई घटना थी। अगर ये नियोजित षड्यंत्र होता तो अशोक सिंघल जी मिट्टी और बालू से कार सेवा करने की अपील क्यों करते हैं? मंच पर खड़े होकर आडवाणी जी और जोशी जी लोगों को रोक रहे थे, अदालत ने बोला है। अब जो बाबरी आत्माएं फैसले के बाद बौखला रही हैं और वो कहते हैं कि हमारे कांग्रेस के मित्र मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि मोदी की तानाशाही ही है। आपको 28 साल मिला था, आप एक तस्वीर तो दे देते कि हम कौन से ढांचे को, किस गुंबद को तोड़ रहे थे। आपके पास एक प्रमाणित फोटोग्राफ तो होता। आपने अखबारों की कटिंग पेश की तो वो भी सबूतों के साथ तो कर दी जाती। किसने रोका था आपको? उस समय हमारी न केंद्र में सरकार थी और न ढांचा टूटने के बाद में उत्तर प्रदेश में सरकार बची थी। इसलिए हिंदू अस्मिता, हिंदू श्रद्धा, इसके पक्ष में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। और सच बात यह है कि कैसे टूटा, किसने तोड़ा, नियोजित नहीं था, ये सब सच होते हुए भी मुझे आज भी गर्व है, गौरव है। और वो क्षण हमारे लिए इस जिंदगी के स्वर्णिम क्षण हैं जब हनुमान जी के चमत्कार से वो निशानी धराशायी हो रही थी। दोपहर से टूटना शुरू हुआ, सूर्य अस्त के साथ में बाबरी ढांचा अस्त हो गया। ये मंदिर अकेले का प्रश्न है ही नहीं। इस आंदोलन को किसी ने व्यापक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा है। एक विदेशी लुटेरा आता है और उसका सेनापति हमारे ब्रह्म, हमारे परमात्मा राम जी के अवतरण स्थली पर बने मंदिर को तोड़ देता है। 1,70,000 हिंदुओं ने अपनी छाती लगाई, लड़ते लड़ते उनके रक्त से गारा बनाकर वो बाबरी ढांचा तैयार हुआ था।
एक विदेशी अपने विजय की निशानी भारत में खड़ी कर दी उसने। आजादी के 7 दशक से ज्यादा बीत गए। होगा कोई दुनिया में ऐसा देश जो अपने ही देश की पराजय की निशानी को संभाल कर रखे हुए था? और इस देश के पॉलिटिकल पार्टियों का एक गिरोहबंदी, एक जमावड़ा उस बाबरी ढांचे के लिए छाती पीटता रहा। क्यों ढोए देश उस निशानी को? कब तक ढोए उस निशानी को? रशिया में कम्युनिज्म आने के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो निशानियां थी, जर्मनी ने जो मंदिर तोड़े थे ग्रीक देवताओं के, वो एक नास्तिक सरकार ने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। हमारे मेंबर पार्लियामेंट आजादी के बाद जब डेलीगेशन में गए, उन्होंने कहा आप तो भगवान को मानते नहीं, मंदिर क्यों बनवा रहे? रसिया की गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा भगवान से वास्ता नहीं है, लेकिन हमारी पीढ़ियां ये न देखें कि जर्मनी के लोगों ने हमारी पिटाई की, और ये खंडहर ये नहीं बताएं कि ये विदेशी की विजय की निशानी है। इसलिए ये भारत की अस्मिता का प्रश्न था। और एक बात मैं आपको और कह दूं कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन आजादी का आंदोलन कहा जाता है। मैं उस आंदोलन की गरिमा को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आजादी के आंदोलन से कई गुना व्यापक आंदोलन था श्री राम जन्मभूमि आंदोलन। इस मामले में कि आजादी का आंदोलन शहरों तक था, पढ़े लिखे लोगों तक था, कस्बों तक गया होगा, लेकिन इस आंदोलन में 3.5 लाख गांवों की हिस्सेदारी थी। रामशिला को धूमधाम से जुलूस निकाल कर भारत के वनवासी गांवों तक इस आंदोलन से अपने आप को जोड़ा। इतना बड़ा व्यापक आंदोलन। 2 लाख कार सेवक अयोध्या में मौजूद हैं 6 दिसंबर को, 3 दिन से मौजूद थे। क्या आपको दुनिया में उदाहरण कभी मिलता है कि इतने भावनात्मक आंदोलन में किसी विधर्मी को खरोंच तक नहीं आई अयोध्या में? इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक आंदोलन था और दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन था। उस अहिंसक आंदोलन में हमारी छवि विद्रूप करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया मुकदमे का, और ये लोग धराशायी हुए हैं। मैं तो जन्म जन्मांतर का पुण्य मानता हूं अपना कि भगवान ने इस शरीर को उस पुण्य कार्य से जोड़ा। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, मैं सैनिक बना इस आंदोलन का। कितनी फरारियां काटनी पड़ी, कितना टॉर्चर सीबीआई ने किया। 5-5 घंटे घरों पर छापे होते रहे ईंट का टुकड़ा ढूंढने के लिए। देशभक्त के गीतों की किताब और मेरी डायरियां ले जाकर अदालत में जमा कर दी है सीबीआई ने। कुल मिलाकर ये फैसला एक निर्णायक है हमारी अगली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए। जयवंत सिंह जी, जब एक बड़ा मुद्दा उठाते हैं, इसमें आप बरी हुए, तो कई जो ऐसी ताकतें हैं हमारे देश के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं धमकी पे उतर आते हैं। संभवतः अगर आप बताना चाहें तो क्या आपको जान से मारने की धमकी भी मिली हो या कोई इस तरह की चेष्टा की गई हो? देखिए, मैं सब कुछ तो सार्वजनिक इन बातों में नहीं करना चाहूँगा, और ये जो इनपुट होते हैं गुप्तचर एजेंसियों के पास, वो यूपी में हो, सेंट्रल में हो, किसी स्टेट में हो। मुझे 96 में जब हिजबुल मुजाहिदीन ने धमकी दी कि अमरनाथ की यात्रा नहीं निकलने दी जाएगी, मैं उस समय बजरंग दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। प्रयाग में 2.25 लाख गौ रक्षकों का संकल्प का कार्यक्रम हमने रखा था पूरे भारत का। फरवरी का महीना रहा होगा। अशोक जी सिंघल मौजूद थे और देश के मूर्धन्य संत पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, योगी जी के गुरु जी आचार्य धर्मेंद्र जी, विनय कटियार जी थे, ऋतंभरा जी थी, उमा जी भी थी, उमा जी रही होंगी उसमें। उस समय मैंने संतों की और अशोक जी की अनुमति से ऐलान किया कि अगर भारत की धरती पर अमरनाथ की यात्रा नहीं निकलने दी जाएगी तो फिर कहां निकालेंगे, कहां जाएगा हिंदू? और इसलिए मैंने चुनौती देते हुए कहा था कि मैं 50,000 युवा हिंदुस्तान के लेकर आ रहा हूं कश्मीर की घाटियों में,
किसी की माँ ने दूध पिलाया हो आतंकवादी की तो हमारा रास्ता रोके। मैं 50,000 लोग लेकर गया था। पहलगाम में बादल फट गए। मैं जिस लकड़ी की हट में रुका था वहां मिलिट्री ने उसको घेर लिया और आईपीएस जम्मू के मेरे साथ लगाए गए थे ड्यूटी में। उन्होंने कहा कि हम आपसे लोगों को मिलने नहीं देंगे। मुझसे बजरंग दल के लोग भी नहीं मिल पा रहे थे, तो मैंने कहा वजह क्या है? उन्होंने कहा कि आपका शरीर बच गया है, 2 को मार लिया है, 3 पकड़ लिए हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हैं। हो सकता है कि परमात्मा ने अपना ही निमित्त बनाने के लिए मुझे जिंदा रखा हो 96 के बाद, और इसलिए ये प्राणों की परवाह करके या व्यक्तिगत जीवन के गुणा भाग लगाकर कभी राष्ट्र कार्य होता नहीं है। अब हम तो वो लोग हैं जिनकी अंतिम साध है कि जब ये शरीर जाए तो भगवान में लिपट कर जाए। इसलिए जो होता है वो विधाता तय करके रखते हैं। लेकिन है मेरे पास खबर, और मैं जब बरी हुआ था तो जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वहाँ की पुलिस ने इटावा बॉर्डर तक मुझे कवच में छोड़ा है, और आते ही मुझे जो सूचनाएं मिली हैं सरकारी स्तर पर, बरी होने के बाद बौखला रहे हैं लोग, और विनय जी, ऋतंभरा जी और हम जैसे लोगों के प्रति होगा उनके कुछ मन में, लेकिन ये बातें बहुत परवाह करने वाली नहीं, मैं नहीं करता हूँ। बड़ा अभियान, एक बड़ा आंदोलन को आपने अंतिम मकाम तक पहुंचाया, आपके पूरे साथियों ने पहुंचाया। अब आगे क्या बात उठ रही है कि क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी इसी तरह का आंदोलन किया जाएगा? देखिए, किसी के बयान देने से या मेरे भाषण देने से कोई मंदिर बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। इतना लंबा संघर्ष हमें राम जन्मभूमि आंदोलन में करना पड़ा, और 500 साल का बलिदानों का इतिहास उसके पीछे था। इतिहास घटाया नहीं जा सकता, इतिहास घटित होता है। राम मंदिर का निर्माण उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए विधि सम्मत कोई तरीका जरूर निकलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। भगवान की अवतरण स्थली है मथुरा की, उस पर औरंगजेब की बनाई हुई लाल पत्थर की इमारत अभी भी खड़ी है। ज्ञान वापी नाम से वहां भी एक इमारत खड़ी हुई है। एक ज्योतिर्लिंग का स्थल है, एक स्वयं भगवान की परम ब्रह्म की अवतरण स्थली है। ये हैं तो विदेशियों की विजय की निशानी। पर ऐसा दौर भारत में आया, ऐसा युग है जिसमें भारत के खोए स्वाभिमान का पुनरुत्थान हो रहा है बड़ी तेजी से, मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी इच्छा शक्ति के कारण। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन देश के हिंदुओं के मन में एक कसक है, और मैं मानता हूं कि अकेले हिंदुओं के ही क्यों, जो भी देशभक्त है, जो देश के पूर्वजों में अपना भरोसा रखता है, उन सबके मन में पीड़ा तो है। और ये पीड़ा मोदी जी की सरकार रहते हुए नहीं बचेगी। मोदी है तो मुमकिन है, और इस देश में वो सब कुछ मुमकिन होगा जो देश के लिए जरूरी है। जब आप ये बात उठाते हैं, ये मुद्दों को उठाते हैं, तब आप लोगों को सांप्रदायिक कह दिया जाता है। ये सांप्रदायिक की इस परिभाषा से आप किस हद तक सहमत हैं? ये तो नेहरू जी के काल से देश में राज करने का एक तरीका रहा कांग्रेस का, उसी ने इजाद किया था। ये जानते ही नहीं कि संप्रदाय होता क्या है। संप्रदाय तो हिंदुओं में होते हैं, संप्रदाय हमारे हैं। तो ये सांप्रदायिक जो शब्द चला वो 400-300 वर्ष पहले कुंभ के मेलों में शैव और वैष्णव के बीच स्नान को लेकर जो चिमटों से युद्ध होता था, उसको सांप्रदायिक विवाद कहा जाता था। तो ये तो देश में एक ट्रेंड चला कि जो
बहुसंख्यक समाज के सम्मान की बात करे, जो भारत के अस्मिता के सम्मान की बात करे, जो राम की बात करे, जो गंगा की बात करे, उसको सांप्रदायिक कह दो। लेकिन अब देश में ये बचा नहीं है, इसकी पोल खुल गई। ये लोग धराशायी हो गए अपने षड्यंत्र में, और हमको ही सांप्रदायिक कहकर राज करने का तरीका नहीं है। उस सीमा तक ये गए। अल्पसंख्यक वोट बैंक का लालच कांग्रेस और वामपंथियों और सूडो सेकुलरिज्म मानने वाले अन्य दलों में रहा, ये तो सारा देश जानता है। लेकिन आजकल तो आतंकवादियों का भी कोई वोट बैंक होता है। कभी कभी कांग्रेस के बयानों से हमको ये लगता है देशद्रोहियों की वकालत तक उतर आना। लेकिन देश में बेनकाब हो गए हैं ये लोग, ये इतिहास की वस्तु बनते जा रहे हैं। देवानंद सिंह जी, हाल ही में बॉलीवुड में हिंदू धर्म को किस तरह से जो है नीचा दिखाया गया पिछले कई वर्षों से, इसको लेकर एक बड़ी बहस, एक बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है। और बॉलीवुड के कई ऐसे राज निकल के आ रहे हैं जिन्हें हम अपना आइडल मानते थे, वो नशे में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अंडरवर्ल्ड जो है वो लगातार बॉलीवुड को पिछले लंबे समय से कंट्रोल करके रखा है। इस तरह की खबरें लगातार आ रही है, आपका क्या कहना है? देखिए साहब, मैं ये मानता हूं कि चूंकि बड़े पर्दे पर देखकर नायक नायिकाओं के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में लोगों की कल्पनाएं रहती थी कि बड़े फरिश्ते होते होंगे, बड़े हटकर लोग होते होंगे। इस भ्रम में क्यों रहना चाहिए? ये एक व्यवसाय है, इसमें वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसके पीछे दो वजह है। एक तो अंडरवर्ल्ड का नियंत्रण भी रहा, और इस पूरे रैकेट में अंडरवर्ल्ड काम करता रहा। लेकिन उससे भी ज्यादा ये जो देशभक्त होता है ना, उस पर न अंडरवर्ल्ड का प्रभाव हो सकता है, न नियंत्रण हो सकता है। वो कभी समझौता नहीं कर सकता है। मैं आपको नाम बताने को कहूं, कोई अनुपम खेर को नियंत्रित करके तो बता दे, कर सकता है। एक वामपंथी विचारों का वायरस बॉलीवुड जगत में प्लानिंग से, सिने जगत की शुरुआत होने के साथ में ही जिस तरह यूनिवर्सिटीज में प्रवेश किया, जिस तरह जर्नलिज्म में इस वायरस को डाला गया, जिस तरह से साहित्य जगत में इस विदेशी वैचारिक मानसिकता को लेफ्टिस्ट लोगों ने डाला, उसका शिकार बॉलीवुड भी हुआ है। और जब हमारे देशभक्ति के स्पंदन कम होते हैं, जब हमारे भीतर राष्ट्रभक्ति की प्रचंडता कम होती है और हम अपने लिए जीने लगते हैं, क्योंकि ये जो विचार है ना वामपंथ का, ये तो रोटी कपड़ा मकान के लिए इंसान की जिंदगी को बताता है। इनकी कैसी देशभक्ति, इनका क्या ईमान। इसलिए बिकते हैं वो जो देश के लिए नहीं जीते हैं। पर बॉलीवुड में एक बड़ा तबका ऐसा है आज बदले हुए युग में कि वो भारत के लिए जीता है, भारत के लिए काम करता है। मुझे फक्र है ऐसे लोगों पर। लेकिन वो जो पदक लौटाने वाली गैंग है, उसका जो हिस्सा रहेगा वो तो यही करने वाला है। और उसमें चरित्र निर्माण और राष्ट्र के लिए कुछ करने की प्रवृत्ति की हम उम्मीद करें, नहीं हो सकती। वो नशे के भी शिकार हो सकते हैं, वो अंडरवर्ल्ड के साथ में भी रिश्ते जोड़ सकते हैं, मगर भारत माता का स्वयं को बेटा मानने वाला कभी ऐसा नहीं करता है। ऐसे लोग भी वहाँ हैं। कई ऐसे नेताओं के जो बयान आते हैं, खासतौर पर ओवैसी जी के जो बयान आते हैं, उससे आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन, वो खुलेआम हिंदू देवी देवताओं को बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। खुद ओवैसी जी के भी काफ़ी आक्रामक बयान आते हैं। किस तरह से आप देखते हैं? खुदा इनको सलामत रखे। अगर ओवैसी न हो तो हिंदू तो मंदिर बनने के बाद घोड़ा बेचकर सो जाएगा। ये आदमी हमको जगाने का काम करता है ये। और इसलिए ओवैसी जैसी दुरात्माएं हर युग में होती रही हैं, और धर्म युद्ध में धर्म क्षेत्र के लोगों को
ध्रुवीकृत करने का, पोलराइज करने का काम ऐसे ही लोगों ने किया है। वो संभरासुर रहा, वो कंस रहा, वो शिशुपाल रहा और दुर्वचन कहने वाला भगवान को किस जमाने में नहीं रहे हैं। इसलिए ओवैसी की भूमिका है देशभक्तों को जगाने में, और ये देश जागता रहे, इसलिए उनको अपनी जुबान चलाते रहने दीजिए। और वो एक योजना का हिस्सा है, आप जानते हैं, तो उनकी मानसिकता को कौन बदल सकता है, लेकिन देश नकारता है ऐसे लोगों को। पर मैं आपसे गंभीरता से कह रहा हूं कि उस कुनबे को बोलते रहने दीजिए, हमारा नौजवान जागता रहेगा। तो राहुल गांधी जी से लेकर ममता बनर्जी तक जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ममता जी भी जो है कहीं ना कहीं नौ दुर्गा के प्रति जो है अपनी आसक्ति दिखा रही हैं। ये किस तरह का परिवर्तन आप देख रहे हैं इसमें देश की राजनीति में? देखिए, इस देश के 110 करोड़ हिंदुओं की उपेक्षा करना मजाक नहीं है प्रजातंत्र में, बहुसंख्यक समाज की। ये खेल हो चुका बहुत, और इसलिए जो धरती के सच को थोड़ा भी समझते हैं राजनीति में, उनको बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के सामने अपना शीश झुकाना पड़ेगा। इसलिए जो आपको परिणाम दिख रहे हैं, वो परिणाम राजनीतिक और निजी स्वार्थ के कारण तात्कालिक हो सकते हैं, मजबूरी के कारण हो सकते हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि देश की हर पॉलिटिकल पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ये काम करेगी। हम तो ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें भारत का एक एक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हो, देशभक्ति की बातें करें, देशभक्त हों। ऐसे ही दल मिलकर काम करेंगे तब देश महान बनता है। लेकिन ममता जी जो कुछ कर रही हैं बंगाल में, वो उनकी पार्टी इतिहास का हिस्सा बन जाएगी, कूड़ेदान में फेंक दी जाएगी पार्टी। और कांग्रेस का तो झंडावतरण करने के लिए भगवान ने राहुल गांधी जी को भेजा ही है। वो झंडावतरण 2 साल में होता है, 5 साल में होता है। जैसे मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री जी थे, उनके हाथों से झंडा अवतरण हुआ था, ऐसा कांग्रेस का होने वाला है। कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हमें तो कांग्रेस अपनी विचारधारा बताए, सिवाय सरकार बनाने के लिए क्या तिकड़म होनी चाहिए, इसके अलावा कोई आइडियोलॉजी है नहीं है विचारधारा। ये विचार विहीन पार्टी है। ये नेहरू जी के काल से बनाई गई वोट बैंकों पर अपनी रोटी सेकती रही। माइनॉरिटी वोट बैंक, ट्राइबल वोट बैंक, अनुसूचित भाइयों के वोट बैंक, कुछ जातियों के वोट बैंक, उसका सिराजा बिखर गया है। आपने जब कांग्रेस की बात करी दी है, तो वो जो कांग्रेसी थे वो अब भाजपाई हो गए हैं, चुनाव हैं, आपकी क्या भूमिका रहेगी? हम तो चाहते हैं कि सारे दल भाजपा में हो जाएं। जब परिवार बढ़ता है तो खुशी होती है, कारण जो भी रहे हों, लेकिन जब कुछ कार्यकर्ता पार्टी में बढ़ते हैं तो कोई भी जो ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता होगा, पार्टी के लिए जीने वाला, उसको पीड़ा नहीं होती है, खुशी होती है। ये ठीक है कि आप पूछ रहे हैं, उसके पीछे का कारण ग्वालियर चंबल रीजन में जो कुछ 20-22 सालों में लड़ाइयाँ होती रहीं, वो कारण रहा होगा। लेकिन मैं पार्टी के लिए कमिटेड कार्यकर्ता हूँ, मैं संगठन के हुक्म का गुलाम हूँ। मैं विचारधारा के लिए जीता हूँ, मेरा अपना कोई एजेंडा नहीं है। मुझे न सरकारी ज़मीनें चाहिए, न क्रेशर चलाने हैं, न कॉलेज खोलना है। इसके लिए तो मैं राजनीति में आया नहीं हूँ। तो इसमें कौन लोग आए, ये कौन लोग हैं जिनके बारे में आप इशारा कर रहे हैं? मैं तो राजनीति का जो कैरेक्टर बन गया है उसके बारे में बोल रहा हूँ। आज चरित्र ही ये बन गया है।
मैं तो ये मानता हूँ और नौजवानों को मैं बैठकों में कहता हूँ कि अगर घर की दाल रोटी नहीं है तो आप राजनीतिक कार्यकर्ता मत बनिए। पहले अपने लिए रोटी जुटाइए और राजनीति में समय देकर सेवा करिएगा। राजनीति व्यवसाय नहीं है। ये जो नेता नाम के शब्द का अवमूल्यन हुआ है, लोग मखौल उड़ाते हैं, किस कारण हुआ है? इसलिए मैं स्वयं कह रहा हूं, अपने बारे में बोल रहा हूं कि व्यक्तिगत घाटे बाड़े जब होते हैं तो आदमी को पीड़ा होती है। मैं तो राजनीति में फक्कड़ बनकर चला हूं, विचारधारा के लिए जीता हूं। 100 नए नेता आए तो पार्टी की वृद्धि होती है, परिवार बढ़ता है। इसलिए इसमें कोई परेशानी और मुझे क्या कसक हो सकती है? सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था जयभान जी क्योंकि जब सिंधिया जी का आना हुआ था आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में, तो जो सबसे पहले कुछ नामों की चर्चा छिड़ी थी, उसमें सबसे जो टॉप 3 नाम थे उनमें आपका भी नाम था कि अब जयभान सिंह जी का क्या होगा। उन्होंने जिंदगी भर महल के खिलाफ राजनीति की है, मुखर होकर लड़ाई लड़ी है, अब वो कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या उतने सहज रह पाएंगे, उनका क्या रुख रहेगा? देखिए, चर्चा दिल्ली से लेकर भोपाल तक मेरे नेताओं ने तो नहीं छेड़ी और न नेताओं के मन में थी। चर्चा छेड़ी मीडिया ने। अगर सिंधिया जी के आते समय मीडिया मेरा नाम न देता तो सब्जेक्ट क्या था? उन्होंने सदस्यता ले ली तो समाचार खत्म। तो मैं उस समय मीडिया के लिए न्यूज बॉय बना रहा। आज भी ये तो जनता की आवाज भी उठाती है। आज भी उपचुनाव में थोड़ा बहुत नमक मसाला पवैया के साथ में चलता रहे, मुझे भी मजा आता है, आपको भी मजा आएगा। नहीं, लेकिन आपके समर्थकों को आपने कई बार आपने क्या उन्हें बता दिया कि नहीं भाई अब महल के खिलाफ हमारी अब जो जंग है वो अब उस पर समाप्ति का बिगुल बज चुका है? नहीं, समर्थक नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करूं और कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है, इसलिए बताऊं। 98 की जनवरी में पहला चुनाव अपने जीवन का श्रद्धेय अटल जी की प्रबल इच्छा के कारण, ठाकरे जी के आदेश के कारण मैंने लड़ा। अशोक जी सिंगल ने बहुत भरे मन से मुझे विदा किया कि मुझे जरूरत थी विश्व हिंदू परिषद में, हम आपको भेजते हैं। 98 में जब मैं स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया से चुनाव लड़ाया गया तो सबके मन में एक कसक थी। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद की लहर में वैश्विक नेता अटल बिहारी जी वाजपेयी की बड़ी पराजय ग्वालियर से हुई। लगभग 2.25 लाख मतों से वो चुनाव हारे थे और अटल जी के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है। वो कसक सबके भरी हुई थी। अटल जी ने मुझे उस समय मिलने बुलाया तो मुझे कहा कि पवैया जी, इस कुरुक्षेत्र में तो आपको उतरना चाहिए। मैं वो चुनाव लड़ा। मैं चुनाव लड़ा तो राजनीतिक दांवपेच न तब जानता था ना अब जानता हूं। प्रारब्ध ने राजनीति में भेजा है, लेकिन राजनीतिक आज भी नहीं हूं। तो मैंने यहां लड़ने के पहले देखा कि ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस अस्तित्व में नहीं थी। पूरी कांग्रेस उनके पीछे केंद्र थी और वो उनका चुनाव जीतने और हारने के पीछे कुछ और बातें होती थीं और इसलिए अटल जी और ठाकरे जी के साथ बैठकर इश्यूज तय हुए और मैं वो चुनाव लड़ा कुछ मुद्दों पर। उसमें कुछ शब्द थे औपनिवेशिक काल के, अंग्रेजों के काल के। तो प्रजातंत्र में आम आदमी, नेता सब बराबर होते हैं। ये आत्मसम्मान का और समानता के जो मुद्दे थे वो बड़े गहरे तक जनता में उतरे थे और एक नया वोट बैंक क्रिएट हुआ था, क्योंकि ग्वालियर पार्लियामेंट में ही हमारा एमएलए 0 होता था। वो एक लड़ाई थी और उस समय की थी। ये बातें अतीत की हो गई हैं, बिल्कुल सच बात है। और मैं कोई अपनी खातिर नहीं लड़ा था, मुझे पार्टी ने लड़ाया, पार्टी के खातिर लड़ा। लेकिन एक नया विचार मैंने उस समय दिया था और उस विचार को लोगों ने पूरे इस रीजन में स्वीकार किया था। एक नौजवानों का नया वोट बैंक जो आज भारतीय जनता पार्टी में जगह जगह पर है, कार्यकर्ता के रूप में बना था वो।
वो लड़ाई बहुत आक्रामक थी, तो इस कारण लोगों में ये भी भ्रम हुआ होगा, आज भी होता है कि मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई हो गई। मैं किसी मकान के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ा, इसको लोग महल कहते हैं। मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं लड़ा, और अगर मेरी किसी परिवार के खिलाफ लड़ाई होती या उस नाम से होती जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये कितने लोगों को पता है कि स्वर्गीय आदरणीय विजया राजे सिंधिया जी का जीवन का पहला सार्वजनिक जन्मोत्सव 87 में 70वां जन्मोत्सव अपने गांव चिनौर में अपने खर्चे पर हजारों हजारों जनता के बीच ले जाकर मैंने मनाया। और उनके संबंध किस तरह के थे आज के लोगों को कल्पना नहीं है। और वो किस कारण थे? क्योंकि मैं हिंदू जागरण और हिंदू आंदोलन का हिस्सा रहा। वो बीजेपी में जरूर थे, लेकिन हिंदुत्व के आंदोलनों में बहुत सक्रिय थे। विश्व हिंदू परिषद की सेंट्रल ट्रस्टी थी, और इसलिए कम से कम 60 धर्म सभाएं हैं इस अंचल की और मध्य प्रदेश की, जहां आदरणीय विजया राजे सिंधिया जी और मैं स्वयं दोनों की संयुक्त धर्म सभाएं हुई हैं। वो चीफ गेस्ट होती थी, मैं मुख्य वक्ता होता था। ऐसा एक सेट बनता था, एक फेयर में बैठकर हम निकलते थे। उनके आगे मेरा शीश झुकता था, इसलिए नहीं कि वो बड़े घर में कहीं रहते हैं, इसलिए नहीं कि वो किसी विशेष खानदान से होंगे, इसलिए कि उन्होंने अपने जीवन को जिस तरह समर्पित किया भारत की संस्कृति और हिंदुत्व के लिए, गौरक्षा के लिए, अयोध्या के लिए, वो प्रणम्य था। वो चाहती तो आराम का जीवन जी सकती थी, लेकिन वो जितना परिश्रम करती थी, हम उस उम्र में जितना करते थे उतना परिश्रम वो करती थी। इसलिए रहे मेरे संबंध। अगर मेरे संबंध किसी खानदान से खराब होते तो फिर ये कैसे होता? इसलिए राजनीतिक जो युद्ध होता है वो कांग्रेस में हुआ करते थे। वो चाहे माधवराव जी हों, ज्योतिरादित्य जी हों, मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ाया गया। अब कोई कहे कि इनकी ठन गई, मेरे भीतर कोई ग्रंथि नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूं, क्योंकि आप हमारे जो दर्शक हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाएंगे, उन्हें लगेगा कि पार्टी बदल गई तो पवैया बदल गया। ऐसा नहीं है। मैं जिस मानसिकता और विचार के खिलाफ बोलता रहा, लड़ता रहा, उसकी जगह कांग्रेस में है। कांग्रेस में क्षत्रप व्यवस्था है, कांग्रेस कुनबों की पार्टी है, कांग्रेस क्षत्रपों की पार्टी है। कांग्रेस इन उपाधियों से लाभ उठाती रही है। वो नेता पर आधारित पार्टी है, वो नेता के जाने पर खत्म भी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और इसलिए जब ज्योतिरादित्य जी या और हमारे नए कार्यकर्ता जो शामिल हुए हैं, वो जब इतना बड़ा निर्णय लेकर आए हैं, कोई इतने वर्षों काम करने के बाद पार्टी छोड़ना मजाक नहीं होता है, कोई ऐसे ही नहीं छोड़ देता है। कोई न कोई विचार परिवर्तन हुआ होगा। कहीं न कहीं सीएए जैसे मुद्दे पर वो प्रो हो रहे थे हमारे, कोई विचार बदला होगा। लेकिन वो ये सोचकर आए होंगे कि कांग्रेस परिवार की पार्टी है, दिल्ली से लेकर भोपाल तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां हम जा रहे हैं वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये कार्यकर्ता केंद्रित पार्टी है, और इसलिए जयभान सिंह पवैया भी कार्यकर्ता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी कार्यकर्ता हैं। हम दोनों का ओहदा बराबर है। इसलिए जिस पार्टी में इस मनोवृत्ति को स्थान नहीं हो, जिसका मैं विरोध करता रहा, वहां कन्फ्रंटेशन होने का, झगड़ा होने का या मेरे मन में कोई बात होने का सवाल ही नहीं उठता। हम गर्मजोशी वो आत्मीयता दिख नहीं रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई जयभान सिंह पवैया जी उतने गर्मजोशी के साथ में या उतने सक्रियता के साथ में चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई दे रहे हैं। चाहे बात प्रद्युमन सिंह तोमर जी की विधानसभा क्षेत्र की हम करें या फिर मंच साझा करने को लेकर के।
अगर आप क्षेत्र में गए होंगे तो आपको पता होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही होता है जिसका कलेजा इतना चौड़ा होता है। 25 सितंबर को इन पूरे उपचुनावों का सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भी प्रत्याशी के कंधे पर हाथ रखकर सबसे बड़ा रोड शो पवैया का ही हुआ है। तीनों मंडल कार्यालयों के उद्घाटन में भारी कार्यकर्ताओं के समुदाय के बीच परसों ही मैं शुभारंभ करके आया हूं वार्ड लेवल तक के कार्यकर्ताओं का, और 13 तारीख से मेरा संभाग का दौरा शुरू हो रहा है। तब गर्मजोशी का मतलब क्या होता? मेरी आदत पाखंड की है नहीं। देखिए, मैं रोज रोज मीडिया को कोई एक शगुफा छोड़ दूं और मैं कह दूं कि मैं तंबू गाड़ के बैठा हूं, मैंने झंडा गाड़ दिया, कोई हिला के तो दिखाए। मैं ये फर्जीवाड़ा की राजनीति में करता नहीं हूं। पार्टी जो तय कर रही है वो मेरे लिए अंतिम होता है। मेरे कार्यक्रम प्रदेश बना रहा है, मैं उन कार्यक्रम में जा रहा हूं। अब गर्मजोशी क्या होती है, मैं घुंघरू बांधकर निकल पड़ूं, अगर लोग ये कह रहे हैं तो वैसा कर दूंगा। अरे पवेल जी, अगला कदम क्या होगा? पॉलिटिकल करियर अब किस दिशा की ओर अब आगे लेके जाएंगे? हमारा करियर नहीं, हम अपने करियर को कैसे तय कर सकते हैं? ये तो जिसके उपकरण हैं वो कहाँ काम में लाएगा, मशीन को कहाँ फिट करेगा, उनका काम है। लेकिन ये मैं सब सोचता नहीं हूँ और अपने सोचने से भैया होता भी नहीं है। ये प्रारब्ध के पासे हैं, जब सही पढ़ते हैं तो कई निकम्मे और अयोग्य लोगों को लोग कहते हैं कि नेता बड़ा सक्सेज है, और जब प्रारब्ध नहीं होता है, पूर्व जन्म का लेखा नहीं होता और विधाता का लेख जब तक प्रकट नहीं होता है, तब तक आप बांस पे चढ़ के उतरते रहिए, कुछ नहीं होगा। और इसलिए मैं विचार परिवार का हिस्सा हूं। मुझे आनंद आता है कि मेरी ऊर्जा का उपयोग देश के लिए होता रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए समय देने का मतलब है देश के लिए समय देना। और मैं अपने संगठन को प्रणाम करता हूं, और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रहा हूं, संघ के विचार परिवार को प्रणाम करता हूं कि मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो था, किशोर अवस्था से लेकर पूरी जवानी, जिस तरह मुझे गांव-गांव, चप्पा-चप्पा भारत माता के लिए घूमने का अवसर दिया, वो मेरे संघ परिवार की कृपा थी। बस ऐसा स्नेह बना रहे। बस ये लगता है कि जब नमस्ते करके दुनिया से जाएं तो कोई ये न बोले कि मैं दो जुबान का आदमी था। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, लोग बड़े अनर्थ लगाते हैं मेरी बातों के। मैं अपने लिए बोलता हूँ कि दो जीभ नहीं होती आदमी की। सिद्धांत कपड़े की तरह उतारे नहीं जाते, उतारना नहीं चाहिए। दुनिया की कोई कीमती कुर्सी नहीं होती है जिसके लिए हम बोले हुए शब्दों पर जनता को धोखा दें। इसलिए इस देश में जो नेताओं की विश्वसनीयता कम हुई, उसमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। जो दिल में आ रहा है और बोलना जरूरी है तो वही बोलिए, और जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो जाए। कोई झूठे वादे, आश्वासन, असत्य ये मत बोलिएगा, इसमें बहुत मेहनत नहीं लगती है। हमारे प्रति लोगों का विश्वास जग जाएगा। और राजनीति को रोजगार मत बनाइए। रिश्वत की एक कप चाय नहीं पिए और दिन भर झूठ नहीं बोलें। बस 2 शपथ लेकर मैंने सार्वजनिक जीवन जिया है। बहुत बुलंदी से जीने का एक अलग मजा होता है आशुतोष जी, और राम जी की कृपा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से सर बात हुई होगी आपकी, जब पहली बार मुलाकात हुई इस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी में आए, क्या वो शब्द थे, क्या वो संवाद थे पहले जब मुलाकात हुई? नहीं, ऐसा कोई अलग से मुलाकात का कोई मौका नहीं आया है। हम ग्वालियर में एक कार्यक्रम नए लोगों की सदस्यता का ग्वालियर असेंबली का था, उसमें पार्टी ने एक ही जगह ये तय रखा था कि मुझे वहाँ जाना है। मैंने सहमति दी थी, हमारी नमस्कार चमत्कार हुई है, लेकिन उनका कोई टेलीफोन मेरे पास आया हो ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। अब घर में है,
जब मौका मिलेगा बैठेंगे। परिवार के मेंबर से आज बात हुई, कल बात हुई, उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन अभी तक कोई टेलीफोन नहीं है मेरे पास। राजनीति में बिटवीन द लाइंस काफ़ी कुछ बातें होती हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो ये अनुभवी इतने हैं कि वो समझ सकते हैं। काफ़ी बात उन्होंने साफगोई से कही है, काफ़ी बात उन्होंने पूरी तरह से बताई भी है कि देखिए अब खुलकर वो ये भी बता रहे हैं कि ठीक है, विचारधारा हमारी एक हो गई, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब मैं पूछता हूं कि कितनी बार मुलाकातें हुई तो बोले अभी तो टेलीफोन पे भी कोई इस तरह से चर्चा नहीं हुई है। ये भी बात वो साफगोई से हमारे सामने जरूर रखते हैं जयमान सिंह पवैया जी, जो कि अपनी आक्रामक शैली और अपनी स्पष्टवादिता के लिए पूरे देश भर में जाने जाते हैं। एक बड़े आंदोलन को उन्होंने मकाम तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई और पूरी दमदारी के साथ वो कहते हैं कि अगर देश की अस्मिता के लिए आवाज उठाना गुनाह है तो वो गुनाह करने को तैयार हैं। देश की राष्ट्रीयता के मुद्दे पर वो अपनी आवाज को मुखर रखना चाहते हैं। जहां तक राजनीतिक करियर की बात वो अगर उनसे पूछा जाता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो प्रारब्ध तय करता है, नहीं कि कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके वो चल नहीं रहे हैं। खासतौर पर प्रद्युमन सिंह तोमर जो कि ग्वालियर की उसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां से ग्वालियर खुद जयमान सिंह पवैया जी उसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनका कहना है कि उनका पूरा समर्थन उनके साथ में, वो लगातार पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे जो कहा जा सकता है कि ये जो महा उपचुनाव है मध्य प्रदेश की राजनीति का, ये पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। कई ऐसी विचारधारा हैं जो आपस में एक हो रही हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिनको अब परस्पर विरोधी रहे थे लेकिन अब एक साथ मंच पर आ रहे हैं, और कई ऐसे नई जो बातें हैं वो आने वाले दिनों में और निकलकर सामने आएंगी। कई दिशाएं यहां पर तय होंगी। उन दिशाओं पर और उन तमाम गतिविधियों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अपने दोस्त आशुतोष और मेरे मित्र सुजीत लांजेवार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक, कौन करेगा घात, कौन भीतर घात, जनता का क्या होगा फैसला। देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष, महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर।